नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। चुनाव संपन्न हो गया। एग्जिट पोल के नतीजे सबके सामने हैं। हालांकि ये असली नतीजे नहीं हैं। 4 जून को वोटों की गिनती के बाद सामने आएंगे, इसलिए वो परिणाम इनसे अलग हो सकते हैं, क्योंकि अतीत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें एग्जिट पोल के नतीजे अलग रहे हैं। इस बार भी कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए और इंडिया ब्लॉक में मार्जिन इतना ज्यादा है कि कुछ सीटों के अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तभी पड़ेगा जब ये एग्जिट पोल पूरी तरह से झूठे साबित हो और सबके सब झूठे साबित हो। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए हम एग्जिट पोल के नतीजों को सच के करीब मानकर ये विश्लेषण कर रहे हैं। अगर वोटों की गिनती के नतीजे इनके विपरीत आते हैं तो हम उनका भी नए सिरे से विश्लेषण करेंगे। बदली हुई परिस्थितियों के आधार पर जमीनी और सियासी हालात को समझने की कोशिश नए सिरे से करेंगे। विश्लेषण का अर्थ ही यही है कि जो डेटा सामने है उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाए। डेटा बदल जाएगा तो विश्लेषण भी बदल जाएगा। तो अगर हम इन एग्जिट पोल के नतीजों को 4 जून को घोषित होने वाले नतीजों के करीब मानकर चले तो इनसे कुछ बड़े नैरेटिव ध्वस्त होते हैं और नए नैरेटिव बनते हैं। सबसे पहला नैरेटिव ये था कि दक्षिण भारत में बीजेपी लड़ नहीं पाती है। इस नैरेटिव के 2 मूल आधार रहे हैं। पहला, भाषाई और क्षेत्रीय अस्मिता का उभार दक्षिण में ज्यादा है, और दूसरा, वहां राजनीतिक गोलबंदी बहुत सघन और मजबूत है। उदाहरण के तौर पर केरल को लें तो देश में पहली गैर कांग्रेस सरकार केरल में बनी थी। 1957 में सीपीआई के नेता ईएमएस नंबूद्रिपाद की अगुवाई में सरकार का गठन हुआ था। ये और बात है कि 2 साल के भीतर जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके उनकी सरकार बर्खास्त कर दी थी। उसके बाद से केरल में 2 धड़ों का शासन रहा है। कांग्रेस की अगुवाई वाला धड़ा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ और सीपीएम की अगुवाई वाला धड़ा यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। इन दोनों ही धड़ों में 11 पार्टियां हैं। इतनी सघन मोर्चेबंदी में सेंध लगाना आसान नहीं था। फिर केरल में मुस्लिम आबादी भी काफी ज्यादा है। ऐसे में वो स्पेस नहीं बन रहा था कि बीजेपी जमीन तैयार कर पाती। ये पहली बार है कि बीजेपी अपना बड़ा आधार तैयार करने में कामयाब होती दिख रही है। सीटें भले ही उसके खाते में ना के बराबर हैं, लेकिन 20% वोट शेयर के साथ बड़ा आधार तैयार हो रहा है। ठीक ऐसे ही तमिलनाडु में 60 के दशक में द्रविड़ राजनीति के उभार के बाद कांग्रेस राज का अंत हुआ। उसके बाद कोई भी राष्ट्रीय पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकी है। 1969 के बाद से ही वहां सत्ता डीएमके और एआईडीएमके के बीच बटी है। बीजेपी क्या, कांग्रेस की हैसियत भी इतनी नहीं रही है कि अकेले दम पर सरकार बना सके। पहले इंदिरा गांधी और उसके बाद राजीव गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति की लहर भी वहां कांग्रेस को दोयम दर्जे की पार्टी से ऊपर नहीं उठा सकी थी। वहां भी भाषाई और क्षेत्रीय अस्मिता का नैरेटिव बहुत मजबूत रहा है। इस असर में बीजेपी भी वहां कोई आधार तैयार नहीं कर सकी। ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई और अन्ना मलाई के जुझारू तेवर की वजह से बीजेपी अपना आधार तैयार करती हुई दिख रही है। अनुमान के मुताबिक यहाँ उसे 20% वोट शेयर के साथ 2 सीटें भी मिल सकती हैं। ऐसा हुआ तो ये बड़ी कामयाबी होगी। दक्षिण के 3 अन्य प्रदेशों में बीजेपी पहले ही सेंध लगा चुकी है। कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार बन चुकी है। ये और बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वहां जीत हासिल की है। फिर भी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है। इस बार ऐसे ही नतीजों का अनुमान है। इसके अलावा तेलंगाना में बीजेपी कांग्रेस और बीआरएस के वर्चस्व को तोड़ रही है और आंध्र प्रदेश में सहयोगी टीडीपी के साथ त्रिकोणीय मुकाबले में वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस को बड़ी मात देने की ओर है। इससे बीजेपी ने दूसरा नैरेटिव भी ध्वस्त कर दिया है कि वो कांग्रेस से तो सीधी लड़ाई में जीत जाती है, लेकिन क्षेत्रीय दलों से नहीं लड़ पाती है। ये नैरेटिव ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी टूट रहा है। ओडिशा में बीजेपी पहली बार बीजू जनता दल के वर्चस्व को खत्म करती हुई नजर आ रही है और पश्चिम बंगाल में
पिछली बार से कहीं ज्यादा बड़ी जीत दर्ज करके ममता बनर्जी को पूरी तरह से ध्वस्त करती हुई दिख रही है। कम शब्दों में एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक इस चुनाव में कई ताकतवर क्षेत्रीय दल हाशिए पर चले गए हैं और जो नहीं गए हैं उनके लिए खतरे की घंटी बज गई है। आने वाले दिनों में उन्हें भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। जो तीसरा नैरेटिव टूटा है वो ये है कि भाषाई और क्षेत्रीय राजनीति की धारा इतनी प्रबल होती है कि उनके बीच राष्ट्रवादी धारा का उभरना संभव नहीं है। इस तर्क का मूल आधार राष्ट्र की परिभाषा में छिपा है। राष्ट्र को मिथकीय संरचना बताकर ये तर्क दिया जाता है कि एक देश में कई राष्ट्र होते हैं। देश भौगोलिक सच्चाई है लेकिन राष्ट्र कल्पना है। इसलिए भारत देश में भी कई राष्ट्र हैं। संपूर्ण भारत राष्ट्र जैसी कोई भावना नहीं है। यदि एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो इससे ये मिथक भी टूट जाएगा। इससे साबित होगा कि संपूर्ण राष्ट्र की अवधारणा में भाषा और क्षेत्र अड़चन नहीं है। ये हमेशा समानांतर चले ये जरूरी नहीं है। इससे एक राष्ट्र की परिकल्पना को बल मिलेगा। एग्जिट पोल के नतीजे सही निकले तो इससे एक चौथा नैरेटिव भी टूट जाएगा, वो ये कि हिंदू आख्यान एक खंडित आख्यान है। इन नतीजों से ये भी साबित होगा कि हिंदू आख्यान खंडित आख्यान नहीं है। ये इस देश का मौलिक विमर्श है, वो विमर्श जिसे बंटवारे के बाद एक गिल्ट, एक अपराध बोध के तहत दबा दिया गया था। अब इस देश का जनमानस उस गिल्ट, उस शर्म, उस अपराध बोध से उबरकर एकीकृत और समग्र हिंदू आख्यान की ओर बढ़ रहा है। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक सभी जगह इसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। ये एक मौलिक विमर्श है जो आने वाले समय में तेजी से आगे बढ़ेगा। मतलब आने वाले दिनों में भाषा और रंग रूप अलग होते हुए भी एक ताकतवर देश, एक ताकतवर राष्ट्र के तौर पर भारत के आगे बढ़ने का समय आ गया है। बोले भारत के आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।